देखिए, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ आकर के कुछ कह रहे हैं, और उनके प्रेस के जो पूरा इंचार्ज है, ओवरऑल इंचार्ज, उन्होंने कुछ और ही कहा दिया। एक सवाल मेरा और है आपके मन में, अब तो देखिए तमाम मुद्दे उठाते रहिए, अब तो वोटिंग हो गई, अब तो नतीजे का भी दिन है। तो कांग्रेस के हाथ से बहुमत की गाड़ी फिसलती चली गई। 89 के बाद से कांग्रेस को कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। देखिए, एक लोग थे जो बड़ा दावा करते थे, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना तो पड़ेगा चौपाटी में। एक लाइन का जवाब दीजिए। लेकिन ये बोलते देखिए, ये बोलते महाविकास अघाड़ी 49 पर पहुंच गई है। आंख गड़ा के रखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप लोग देख रहे हैं डाका डिबेट। दोस्तों, आज का इस डिबेट में काफी बवाल होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरह से धोया। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनको लगता है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुखतम नेताओं में एक है, यदि उन्हें लगता है कि करप्शन हुआ है, कोई अत्याचार हुआ है, कोई दमन हुआ है, तो उन्हें उसके लिए बाकायदा आंदोलन करना चाहिए। हो क्या गया है कि विपक्ष की आंदोलन की भूमिका समाप्त हो गई है। तो जब आंदोलन की जरा भूमिका खड़ी हो, तो अगर कोई दमन हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो उस पर भी रोक लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि अब यही कहा जा सकता है, जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। जल्दी से संगीत रागी जी, 7-2 का जो स्कोर है बीजेपी के फेवर में, उस पर उनका कहना है कि ये हथकंडे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए हैं। बूथ पर भी हमने इंटरव्यू देखा, जहां पर वो पिस्टल वगैरह तान करके वो दिखाया जा रहा था, क्लिपिंग्स, उसके भी परिप्रेक्ष्य में यदि आप जाएंगे तो कुछ दूसरी ही बातें निकल करके आई हैं। तीसरी बात ये, जब भी पॉलिटिकल पार्टियां हारती हैं तो हार का खींच उठाती हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता यहां आकर के कुछ कह रहे हैं, और उनके प्रेस के जो पूरा इंचार्ज है, ओवरऑल इंचार्ज, उन्होंने तो कुछ और ही कहा दिया। तो ये तो एक बहाने होते। मुझे लगता है कि जब आप एक जगह जीतते हैं और दूसरे जगह नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं को आप अपमानित करने लगते हैं, मशीनरी को अपमानित करने लगते हैं, पूरा जो लोग उस सिस्टम में जुड़े हैं उन पर दोषारोपण करने लगते हैं। तो ये अपने आप में गलत है। आनंद दुबे जी, क्या ये ठीक है? एक चीज बस 10 सेकंड की और मैं टिप्पणी कर दूं। मैं सुबह कहा था कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे बनने की प्रक्रिया में है। तो उद्धव ठाकरे की जो पिताजी की विरासत जो है, परिवार से तो विरासत मिल गई, लेकिन बौद्धिक विरासत और वैचारिक विरासत को उन्होंने खत्म हो गया। दोनों पर रिस्पॉन्स। पहले पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बताइए, क्या आप इस रिजल्ट को फेयर मानते हैं, जहां पर जनता ने बड़ा मैंडेट 230 का महायुति के लिए दिया है? और दूसरा प्रश्न, उद्धव ठाकरे आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं शिंदे साहब के सामने? सेना वर्सेस सेना में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमने बता ही दिया है। अंजना जी नमस्ते। देखिए, जो भी जनादेश आया है, नतमस्तक होकर उसका स्वागत करते हैं। सवाल पूछे थे आनंद दुबे जी, आपको इसके लिए बहुत बधाई। आपने दोनों का स्पष्ट जवाब दिया। एक, उन्होंने कहा कि हाँ, सामने वाले जो भी अखाड़े में जो उतरा था हमारे सामने लड़ने के लिए, उसमें ज्यादा हुनर और ताकत थी, हम उनको बधाई भी इसके लिए देते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को कम में मत आंकना, वो कह रहे हैं आने वाले वक्त में वो संघर्ष करके पहुंचेंगे कहीं। शाहना एनसी जी, दिलचस्प है, आप बीजेपी की नेता प्रवक्ता रही और आप शिंदे साहब के टिकट पर लड़ी हैं, और मैंने पूरा नंबर निकाला था। बीजेपी के 14 ऐसे नेता थे जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे, उनमें से 7 जीते हैं। शशि जी, 7 जीते हैं 14 में से। और एनसीपी में जो 5 लड़ रहे थे बीजेपी के नेता, वो 3 उनमें से जीत गए हैं। तो कुल 19 जो ऐसे नेता थे, उनमें से 10 जीत गए हैं। दिलचस्प है आप लोगों के लिए। मन में ये कहीं पर मलाल तो नहीं रह रहा है कि चुनाव के लिए हमने अपनी पार्टी क्यों बदल ली, सिंबल क्यों बदल लिया? ना अंजना जी, महायुति के नेतृत्व ने जब तय किया कि आपको लड़ना है, तो एक परिवार से दूसरे परिवार, जब घर छोटा पड़ता है या घर में आप एक्सपेंशन करते हैं, तो जॉइंट फैमिली तो बरकरार है ही। हम सब सिर्फ एक सवाल मेरा और है आपके मन में। अब तो देखिए तमाम मुद्दे उठाते रहिए, अब तो वोटिंग हो गई, अब तो नतीजे का भी दिन है, जहां पर पहली बार सरकार बनाई है। तो वैसे ही बीजेपी ने भी एक ही राज्य में पहली बार सरकार बनाई, ओडिशा। गठबंधन की सरकार कहां कहां बनी? तो आपकी बनी 4, और बीजेपी ने, एनडीए ने गठबंधन की सरकार बनाई 9 जगहों पर। लेकिन कांग्रेस या बीजेपी को दूसरा या तीसरा टर्म कहां मिला? तो आपको कहीं नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को, और बीजेपी को 11 राज्यों में दूसरा या तीसरा टर्म मिला है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है जिस पर आपको सोचने की जरूरत है। बृजमोहन जी दिख नहीं रहे मुझे, जुड़े हैं या नहीं मुझे बता दीजिए। अच्छा, बृजमोहन जी हमारे साथ नहीं है। सुधांशु जी, सबके आरोपों का अब आप जवाब दीजिए, चाहे वो राहुल गांधी अप्रत्याशित कह रहे हैं, पवन खेड़ा उनकी पार्टी से कह रहे हैं कि
कि पारदर्शी नहीं रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें झारखंड में मिला। दूसरी तरफ अखिलेश यादव गंभीर आरोप। अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, जो जो चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होती चली गई, त्यों त्यों कांग्रेस के हाथ से बहुमत की गाड़ी फिसलती चली गई। याद करिए 91 से 96 के बीच में जब टीएन सेशन थे तो वोटर आधार कार्ड आया। 89 के बाद से कांग्रेस को कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड आने के बाद जब से सीसीटीवी आ गए, अब कोई बूथ कैप्चरिंग असंभव है। वोटर आईडी कार्ड की वजह से किसी के लिए बोगस वोटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। और जो साक्षरता दर 50% पार की है, उसके बाद दांशु जी एक सेकंड आपको टोक रही हूं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आ रही है। एक सेकंड, वहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। 6:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब लगता है किसी भी क्षण वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। ये बड़ा जीत है। मतलब अगर आप देखिए तो झारखंड में भी एक सच्चाई है, जहां पर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बन रही है, आधी सीटों पर एनडीए है। तो वहीं महाराष्ट्र में तूफान है ये महायुति के पक्ष में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। 6:30 का वक्त दिया गया था। जैसे ही पहुंचते हैं हम तस्वीरें दिखाने लगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए। तस्वीरें दिखाते रहिए और इस बीच सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी पूरी कीजिए। हाँ, देखिए जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो अंजना जी, अब मैं चूंकि आप इसमें तस्वीरों का विजुअल दिखा रही हैं, तो जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें भारतीय ये एकदम इको होने लगा, जरा ठीक करवा दीजिए, बहुत तेज इको हो रहा है। ठीक कीजिए। ये जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं का सैलाब और उनका उत्साह दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं फिर एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि अपनी बात को समझाने का हुनर मुझे आता है, अपनी बात को समझाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं समंदर मेरे घर आता है। तो आप देखिए आज कार्यकर्ताओं का सैलाब है और जनता का हमारे प्रति विचार है। वो अक्सर ऐसे मूड में नहीं मैं आप अक्सर ऐसे मूड में रहते हैं। नहीं सुनिए शशि जी, देखिए एक लोग थे जो बड़ा दावा करते थे, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना तो पड़ेगा चौपाटी में। और जब चौपाटी में आए तो ऐसा ज्वार क्या सुनामी आई कि उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मुझे लगता है जो अभी विश्लेषण आपके चैनल पे दिखाया गया कि कांग्रेस रिपीट नहीं हुई है, इस बात को उन्हें गंभीरता से समझना चाहिए। और जो मैं अपनी बात कह रहा था, मैं पुनः कह दूं, भारत की साक्षरता दर 50% पार करने के बाद बीजेपी का उदय हुआ। 60% साक्षरता दर हुई। 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद दोबारा हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, दोबारा रिपीट हुए, तीसरी बार रिपीट हुए। जो जो साक्षरता दर और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों चीजें सामने होती जा रही हैं। जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लुटते थे, तब तक उन लोगों की सरकारें बनती थी। तो वो अखिलेश यादव जी का दर्द समझा जा सकता है। यह बताइए, चुनावी हिंसाएं बंगाल को छोड़ के लगभग समाप्त हो गई। किसी दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या छवि बनी हुई थी। वो इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, शशि शेखर जी ने निश्चित रूप से ध्यान होगा, मतलब मैनपुरी के चुनाव में 2004 में हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था चुनावी हिंसा में। इस ढंग की चीजें हुई थी। अब ठीक है कि समाजवादी पार्टी को लगता होगा कि कभी वैसा ही दौर चलता रहे तो हमारा भी रुतबा चलता रहे, मगर मुझे लगता है, मैं उसे कहना चाहूंगा एक पंक्ति में कि जो हमारे लखनऊ में कहावत होती है कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाकते एडिट करके 23 सेकंड का किया। हाँ। यानी बहुत उस पर कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ समाजवादी पार्टी से कोई है नहीं, क्या थी और उसको कैसे एडिट करके दिखाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी से कोई यहाँ पर है नहीं जो उसका जवाब दे सके। अतुल साहब, जो नंबर मैंने आपको गिनाए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर बता रहा है कि 11 जगहों पर बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन आप कहीं पर रिपीट नहीं कर पाए। बहुत सारी जगहों पर चुनाव हुए। देखिए अमित शाह जी जब पहली बार महाराष्ट्र में आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो उन्होंने एक अहम बात कही थी। इसलिए मैं अहम इसलिए आज कह रहा हूं कि इसका मतलब जो है वो आप निकाल लेना। देश में 3 ही पद इंपॉर्टेंट है विधानसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री जी एक लाइन का जवाब दीजिए। लेकिन ये बोलते बोलते देखिए, ये बोलते बोलते महाविकास अघाड़ी 49 पर पहुंच गई है और 56 सीटें शिवसेना की हैं। यानी पूरा अघाड़ी को जितना आया है उससे ज्यादा तो अकेले एकनाथ शिंदे ले आए हैं। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम खत्म। हाँ, तो मैं 2 लाइन बताना चाहता हूं। इनको सिर्फ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप सत्ता में बैठे हैं
तो जमीन के ऊपर हाथ आंख गड़ा के रखिए। जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।